राहुल गांधी ने 2-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि वो भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके शब्द ये थे कि भारत स्टेट, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब मैं उनका सच्चा अर्थ आपको समझाता हूँ। समझ तो मुझे तब भी आ गया था, लेकिन मैंने कहा चल इसकी हवा जिस हवा में बह रही है बहने तो क्रिटिसाइज करो। लेकिन उसका कहने का अर्थ ये था कि सत्ता के अंदर एक छुपी हुई सत्ता, जैसे कि मोदी साहब ने पूरी हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया है। टीवी चैनल्स हो, जो बड़े बड़े अफसर हैं अपने हिसाब से लगा दिए, कोर्ट कचहरी, सारे अफसर वगैरह सब जो है ना वो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। गवर्नर सब मिलके, यानी कि सत्ता के अंदर एक छुपी हुई सत्ता के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। इसको कहते हैं डीप स्टेट, अमेरिका में जैसे ये कहते हैं, और इंडिया में भी ऐसा है, वाकई में है। डीप स्टेट यानी छुपी हुई गहरी सत्ता। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, या कोई भी खिचड़ी वाली सरकार आ जाए केंद्र के अंदर या स्टेटों के अंदर, लेकिन राजपाट जो है ना पीछे छुपे हुए लोग ही चला रहे होते हैं, जो सिस्टम के अंदर घुस चुके होते हैं। और चाहे वो आपके एग्जाम्स हो बच्चों के, और किसी भी फील्ड में घुसने के लिए, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर और नौकरी प्राप्त करनी हो, ऊंचे स्तर पे पहुंचना हो, समझे, वो पहुंचने नहीं देते। तो ये बात तो सच है हिंदुस्तान के बारे में, और इसके खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, जबकि उनके समय में भी यही होता था। इसलिए वो भी अपने आप को ये ना कहे कि उनको लगता है कि अब हम जाग गए हैं, अब हम दुनिया को, भारत को बदलेंगे, अब भारत के उस डीप स्टेट के खिलाफ, छुपी सत्ता के खिलाफ हम लड़ेंगे। ये राहुल गांधी का मेन मकसद है, और उनकी बात बिल्कुल सच है। अगर डीप स्टेट जैसी साजिश ना होती तो पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते। कांग्रेस के अंदर वोटिंग हुई, सब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए वोट किया कि वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन नेहरू जी आए दादागिरी से और फट से बैठ गए। पंडित थे, ब्राह्मण थे, बैठ गए, कब्जा कर गए। कुछ नहीं चलेगा, मैं बैठूंगा, बस बात खत्म, छुट्टी। सत्ता का लालच। और अधिकतर कांग्रेस के अंदर थे कौन, ये भी तो सोचो। तब भी तो क्या सवर्ण जाति के लोग ज्यादा थे उसके अंदर, है कि नहीं? तो ये उसी टाइम से चलता आ रहा है। सत्ता के ऊपर कब्जा, फौज के ऊपर कब्जा, संसाधनों के ऊपर कब्जा, जमीन का बंटवारा, अपने अपने पटवारी बैठ के जमीनें बांट दी अपने अपने स्वर्ण जातियों के अंदर। ये सब हुआ है इस देश के अंदर भाई साहब, लेकिन देश वही है, कुछ बदला। क्या मैं सनातनियों से नफरत करता हूं, स्वर्ण जाति से नफरत करता हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं निचली जातियों से नफरत करता हूं, या यादवों से, जैसे कि बड़े आजकल बड़े मशहूर कर रखे हैं लोगों ने, या साउथ इंडियन से नफरत करता हूं? बिल्कुल भी नहीं। जगह ही नहीं है मेरे पास इन चीजों के लिए। मुझे लगता है कि अगर ये गुमराह हुए पड़े हैं या ये गलत दिशा में है, तो लिटरली मैं गालियां तो का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन उनको समझा देता हूं कि तुमने यहां पे गलती करी है, इसको सुधार लो। नफरत के लिए मेरे पास जगह नहीं है किसी के लिए। मैं भगवान नहीं हूं, ना कोई हो सकता है, ठीक है ना? तो इसलिए किसी के लिए ये सोचना या वो सोचना, या किसी के लिए ये अभिप्राय बनाना नहीं। मैं देखता हूं फायदा देश का, सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद ये गड़बड़ होने वाली है, उससे बचने के लिए क्या उपाय निकालने हैं, जो मैं अपने देश के लिए एक सही रास्ता समझता हूं, तो मैं उस पर काम करता हूं। किसी एक की दादागिरी नहीं चलेगी, समय बदल चुका है, फिर तो देश बिखरेगा। भारत के अंदर अगर डीप स्टेट है, कुछ लोगों की सत्ता है जो पीछे पीछे बैठ के अपने अपने लोगों को सत्ता में रखते हैं, हर चीज के ऊपर कब्जा करके रखते हैं वो, तो सामने नक्सलवाद भी है जो ये चीज को जानता है और इसका विरोध करता है, उनसे लड़ता है लिटरली बंदूकें और बम्बों से। या फिर कश्मीर में जैसे ये वो आतंकवादी हैं, चाहे फिर वो ये बांग्लादेशी क्यों ना हो, जो सोचते हैं कि हम कब्जा कर लेंगे भारत के ऊपर, समझे? ये सब चीजें कब खड़ी होती हैं? जब एक देश इस स्थिति के अंदर होता है कि उसके अंदर टुकड़े हुए पड़े हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं, कोई यहां कब्जा कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, एक मुट्ठी होकर चलना नहीं जानते। तब आक्रमण होते हैं बाहर से और अंदर से भी। और ये गलती कुछ लोगों की है जो सत्ता पे काबिज हैं और हमेशा रहना चाहते हैं,
अच्छी पोजीशन में। भारत के अंदर निचली जातियों में से कोई इलेक्शन लड़ने का सपना भी देखता है, मैं आज भी हकीकत बता रहा हूं, अधिकतर भारत के अंदर। तो अगर मान लो कि वहां पे स्वर्ण जाति की थोड़ी सी सत्ता या थोड़ी सी जनसंख्या ज्यादा है, 30-35% ही लगा लो, ज्यादा भी नहीं, आधा भी मत लगाओ, उनके खिलाफ, और उनमें से भी खड़ा हो रहा है, ठाकुरों में से, ब्राह्मणों में से कोई खड़ा हो रहा है, तो भाई साहब निचली जाति के आदमी को खड़े नहीं होने दिया जाएगा। पहले खरीदने की ट्राई करेंगे, पैसे से लुभाएंगे, यानी कि शाम डाम दंड भेद का फॉर्मूला पूरा इस्तेमाल करेंगे। नहीं, अगर वो हटा फिर भी इलेक्शन लड़ने से, तो उसको फिर आखिर में दंड दे देते हैं, ये मरवा देते हैं। ये हकीकत है भारत की। आप खड़े होकर देखिए, कभी खड़े होने की ट्राई कीजिए सिस्टम को बदलने के लिए, आपको मार दिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। अगर यदि किसी भी निचली जाति को एक अच्छी पोजीशन में बिठा भी दिया जाता है, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति हो, पावर नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति के पास कहाँ इतनी पावर होती है, समझे, कहने को है बस, नहीं, पावर पीएम के पास है। अब आ जाओ पीएम की गद्दी पे, पीएम खुद निचली जातियों में से ही है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल पीछे कौन कर रहा है सारा कुछ, वो भी कंट्रोल में ही रहते हैं भैया। चाहेंगे तो पीछे से सपोर्ट हटा के मोदी को 1 सेकंड में गिरा देंगे। अगर यदि मोदी ने कोई उल्ट पटांग कदम उठाए तो उनके खिलाफ उठाए, तभी मोदी भाई साहब हर जगह पर दंडमस्तक करते नजर आते हैं, पूजा पाठ करते नजर आते हैं, और धर्म का प्रचार करते नजर आते हैं, राम मंदिर बनाते हुए नजर आते हैं। क्यों? वो एक हिडन एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए उनको स्वीकार्य है कि यार चलिए हमारे हेतु साथ रहा है, चाहे बेशक निचली जाति का हो, ठीक है, लेकिन कंट्रोल हमारा ही है। आ जाओ फौज के ऊपर, उसमें भी ऐसा ही मिलेगा, कमांडर सारे बड़े टॉप के वो ही मिलेंगे। फौज हो, पुलिस हो, कुछ भी ले लो आप, समझे, उद्योग हो, खनिजों की खुदाई हो, सब अपने अपने आदमियों के हाथ में देते हैं। अगर गलती से किसी निचली जाति के पास चला भी गया तो उसको या तो परेशान करेंगे, शाम डाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे, नहीं मानेगा तो मरवा देंगे, समझे। एक दहशत है इस देश के अंदर कि बाकी सबको कंट्रोल में रखने के लिए वो शाम डाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं, जहां नहीं करना साला वहां भी करते हैं। वो अपने अपने को सत्ता में रखना है। नौकरी लेने जाओगे कहीं पे, देखेंगे अबे ये तो अपना ही है यार, अच्छा चल सराती हैं, ले ले इसको ऊपर, चल कैसे भी ले ले उसको ऊपर। तभी इनके नौकरियों में टिकट बुक होते हैं, पहले से ही एडवांस बुकिंग होती है। आप बच्चे यहाँ पे लाखों की संख्या में एग्जाम देने में लगे हुए हैं, लेकिन साला कोई नहीं जाएगा ऊपर, ये पहले से ऊपर बैठे हुए चुन चुन के निकाल देते हैं, समझे। ये है सच्चाई देश की। देश के अंदर दहशत है आज भी इनकी। जैसे ही नेशनलिस्ट पार्टी, राइट विंग पार्टी इसको अपने आप कहते हैं, ये अपने आप कहते हैं, अपने आप को ये राइट विंग है नहीं एक्चुअली, राइट विंग तो यहाँ के मूलभूत स्थानीय लोग हैं, ठीक है, कब्जाधारी बोलिए, जिनको बस सत्ता चाहिए, किसी भी तरीके से कब्जा करके रखना है भारत के ऊपर। जैसे इनकी सत्ता आती है बीजेपी के राज में, सबसे पहले इन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर कब्जा किया, जो पूरे भारत में प्रसार करता है, ताकि उसमें अपना एजेंडा चलाया जा सके। जितने भी निचली जाति के टीवी न्यूज चैनल्स के एंकर थे, सब गायब, किसी न किसी बहाने से हटा दिया, निकाल दिया, या दाएं भेज दिया, वहां भेज दिया, ताकि सामने ना आए। आज की डेट में सामने कौन मिलेगा आपको? सारे ब्राह्मण मिलेंगे आपको टीवी चैनल्स के ऊपर। आप उनके नाम पढ़ते जाइए, कोई टीवी चैनल बाकी नहीं है, सबके ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, ताकि वो अपना एजेंडा दुनिया को बता सके और उसी दिशा में देश को लेके जा सके। ये है सच्चाई भारत की। अपनी आंखें खोल के देखो तुम्हारे आसपास चल क्या रहा है, और मैं क्यों आवाज उठाता हूं सभी के लिए। जो लगता है कि मुझे गलत है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, और उठानी भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये चीज जो आज की डेट में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, सत्ता पे कायम रहना चाहते हैं, उनके लिए भी घातक होगी है, उनके लिए भी घातक होगी। 4 दिन की चांदनी है उनके लिए, मैं साफ साफ बता रहा हूं, 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन बस तुम खुश हो लो, उसके बाद में तुम्हारी अंधेरी रात शुरू हो जाएगी इस भारत के अंदर, समझे। मुझे पता है कि ये होने वाला है, तभी मैं कह रहा हूं कि तुम जो है ना गलत दिशा में हो, ऐसा मत करो, समझे। तब ये जाके देश में घमासान नहीं मचेगा और सब एक मुट्ठी होकर रहेंगे। किसी को ठोकर मार के, किसी को गिरा के ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे,
सनातनी समाज बिल्कुल भी। अकेला आदमी रोटी तो खा लेगा, लेकिन उसको वो मजा नहीं आएगा जो कि 4 आदमियों के साथ बांट के खाने में मजा आएगा। समझे? जब हम यार दोस्तों के साथ, जब परिवार के अंदर बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो बहुत मजा आता है। अकेले अकेले बैठ के एक रोटी खा रहे होगे, नहीं, वो लगती भी नहीं है। छोटी सी चीज है ये जीवन की, उसी में से समझ में आ जाना चाहिए सत्ताधारियों को, सनातनियों को, कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। समझे? 4 आदमियों के साथ मिलके बांट के रोटी खाओ, साथ बैठ के रोटी खाओ, तब जाके ये भारत की इसका सच्चा स्वरूप आएगा बाहर। अदरवाइज तो इसको बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। ये ब्राह्मणों को सिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं सत्ताधारियों को, सनातनियों को, कि मत करो ऐसा, इससे देश खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहेगा। और सत्ता की कल्पना ब्राह्मणों के बिना भी मत करो। ये तुम्हारे पे भी अप्लाई होता है, निचली जातियों पे। समझे? निचली जातियों पे लगाओ, मुसलमानों पे लगाओ, या किसी भी लगा लो जो लड़ने में लगे हुए हैं, और राहुल गांधी पे भी लगा लो जिनको थोड़ी सी अक्ल आ गई है। ठीक है? तुम जो सत्ता पे कायम रहना चाहते हैं सनातनी लोग, इनके बिना भी तुम कल्पना मत करो, नहीं तुम्हें भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये रूल अगर उन पे अप्लाई होता है तो ये रूल तुम पे भी अप्लाई होता है, तुम भी कुछ प्राप्त नहीं करोगे, फिर कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो 4 आदमी मिलके खाना खाएं और संभल के चलें, और सब एक दूसरे के हितों का ध्यान रखें, तब जाके मजबूती आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। आप कितना भी दिमाग लगा लो, नहीं आएगी भाई। तो वो तरीके गलत हैं, नक्सलवाद के और आतंकवाद के और घुसपैठ के और मुसलमानों के, सब तरीके गलत हैं। साथ मिलके रहना सीखो।